नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 7 वर्षा बहार कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस कविता को पढ़ा व समझा था। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप प्लेलिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको YouTube के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करना है और इस चैनल को सर्च करना है। जैसे ही आप इस चैनल को सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा। आपको व्यू चैनल पर जाना है। जैसे ही आप व्यू चैनल पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा, जिसमें आपको ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो दिखाई देंगे। अगर आप वीडियोस पर जाते हैं तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपके सामने खुल जाएंगी। आप जो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। आप अपनी मनचाही मनपसंद वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप या स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, इसे भी जरूर प्रेस कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं पाठ से। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो प्रश्न दिया गया है, इस कविता में वर्षा ऋतु का कौन सा भाव मुख्य रूप से उभर कर आता है। तो ऑप्शन है दुख और निराशा, दूसरा आनंद और प्रसन्नता, तीसरा भय और चिंता, चौथा क्रोध और विरोध। तो इस कविता में वर्षा ऋतु का कौन सा भाव मुख्य भाव है जो उभर कर आता है, वो है आनंद और प्रसन्नता। क्योंकि हमने कविता में भी पढ़ा है कि सभी पशु पक्षी जीव जंतु प्राणी मनुष्य वो बहुत ही वर्षा के आ जाने से खुश होते हैं और वातावरण बहुत ही सुखद होता है, सुख देने वाला होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। फिर दूसरा प्रश्न है, नभ में छटा अनूठी और घनघोर छा रही है। पंक्तियों का उपयोग वर्षा ऋतु के किस दृश्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है। तो ऑप्शन है बादलों के घिरने का दृश्य, बिजली के गिरने का दृश्य, ठंडी हवा के बहने का दृश्य या आमोद छा जाने का दृश्य। तो नभ में छटा अनूठी और घनघोर छा रही है, इन पंक्तियों का उपयोग वर्षा ऋतु के बादलों के घिरने के दृश्य को व्यक्त करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अब अगला प्रश्न है, कविता में वर्षा को अनोखी बहार कहा गया है क्योंकि। पहला ऑप्शन है कि कवि वर्षा को विशेष ऋतु मानता है। वर्षा में सभी जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। सक्रिय का अर्थ होता है एक्टिव। ठीक है, वर्षा सबके लिए सुख और संतोष लाती है, या वर्षा एक अद्भुत अनोखी प्राकृतिक घटना है। तो जो सही ऑप्शन है वो है हमारा कि वर्षा जो है सबके लिए सुख और संतोष लाती है। और ये भी सही हो सकता है कि वर्षा में सभी जीव जंतु जो है वो सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे इसके सही हो सकते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इस पंक्ति का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन है कि प्रकृति में सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। दूसरा, वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है।
तीसरा, बादलों की सुंदरता से ही पृथ्वी की शोभा बढ़ती है। या हमें वर्षा ऋतु से जगत की भलाई की प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है कि वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है। अब अगला प्रश्न देखिए। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग-अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो जो आपने ये अभी प्रश्न ऊपर किए, तो इसमें जो हमने उत्तर चुने हैं, इन्हीं उत्तरों का हमें कारण बताना है कि हमने ये उत्तर क्यों चुने। तो पहले प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण क्या है हमारा, जिसमें हमने चुना था कि आनंद और प्रसन्नता वर्षा ऋतु का मुख्य भाव है। ठीक है। तो कविता में वर्षा से सभी प्रसन्न हैं। मोर नृत्य कर रहे हैं, मेंढक गीत गा रहे हैं, किसान गा रहे हैं, बागों में सुगंध फैली है। ये सब आनंद और प्रसन्नता को दर्शाते हैं, इसलिए वो उत्तर हमारा क्या है, सही है। अब दूसरा उत्तर हमने क्या चुना था कि बादलों के घिरने का दृश्य बताया गया, नभ में छटा अनूठी और घनघोर छा रही है। तो इन पंक्तियों में आकाश यानी नभ की सुंदरता और बादलों के गहराने का वर्णन है। ठीक है, जो स्पष्ट रूप से बादलों के घिरने को दर्शाता है। फिर तीसरे प्रश्न में हमने उत्तर चुने थे कि वर्षा सबके लिए सुख और संतोष लाती है और वर्षा में सभी जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, यानी एक्टिव हो जाते हैं। तो कविता में भी बताया गया है कि वर्षा से जलचर यानी जल में रहने वाले जीव, पक्षी, मोर, मेंढक, किसान सभी आनंदित होते हैं। इसलिए दो उत्तर हमारे क्या हैं, सही हैं। ठीक है। और चौथे प्रश्न के उत्तर में हमने चुना था कि वर्षा पृथ्वी पर हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है। तो इसका कारण क्या है कि इस पंक्ति का अर्थ है कि वर्षा से ही धरती की सुंदरता और जीवन बना रहता है। अतः यह वर्षा को जीवन का मुख्य स्रोत बताता है। ठीक है, कि वर्षा के हो जाने से सभी प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो। ठीक है, और सारे जगत की शोभा जो है वो वर्षा पर ही निर्भर करती है। इसलिए हमने जो चारों उत्तर चुने वो सही हैं। अगला प्रश्न, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो पंक्तियां हैं, फिरते लखों पपीहे है ग्रीष्म ताप खोते, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे। और अगली पंक्तियां, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। तो आइए इन दोनों ही पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। तो पहली पंक्तियों का अर्थ है, इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आते ही पपीहे इधर उधर उड़ते फिरते हैं और उन्हें गर्मी की तपन से राहत मिलती है। साथ ही वनों में मोर प्रसन्न होकर नृत्य करने लगते हैं, जो वर्षा के स्वागत का एक सुंदर दृश्य है। ठीक है। फिर अगली पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है कि वर्षा के आने पर हंस सुंदर पंक्तियों में एक साथ चलते हैं और यह दृश्य देखने में बहुत सुंदर लगता है। साथ ही किसान मन से प्रसन्न होकर मधुर गीत गाते हैं, क्योंकि वर्षा उनके लिए फसल उगाने की आशा लेकर आती है। अब अगला प्रश्न है, मिलकर करें मिलान। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं। उनके भावार्थ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। स्तंभ 1 की पंक्तियों का स्तंभ 2 की उपयुक्त पंक्तियों से मिलान कीजिए। तो हमें दिया गया है यहाँ पर स्तंभ 1 और यहाँ पर स्तंभ 2। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं इनका भावार्थ यहाँ दिया गया है, तो सही भावार्थ से सही अर्थ से हमें मिलाना है। तो पहली पंक्ति है, पानी बरस रहा है झरने भी ये बहे हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या है, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, वर्षा हो रही है और झरने बह रहे हैं। ठीक है, तो इन पंक्तियों का मिलान आप
इनसे करेंगे, ठीक है। फिर अगली देखिए, चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब। तो इनका क्या अर्थ है कि ठंडी हवाओं के कारण पेड़ों की सभी शाखाएं हिल रही हैं। तो इसका मिलान आप इससे करेंगे। फिर अगली पंक्तियां हैं, तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते। तो इन पंक्तियों का क्या अर्थ है कि तालों में, वर्षा ऋतु में तालाबों के जीव जंतु अति प्रसन्न हैं, ठीक है। तो इसका मिलान आप इससे करेंगे। फिर अगली पंक्तियां, फिरते लखों पपीहे हैं ग्रीष्म ताप खोते। तो इनका क्या अर्थ है कि वर्षा आने पर लाखों पपीहे गर्मी से राहत पाते हैं, ठीक है। तो इसका मिलान हम इन पंक्तियों से करेंगे। फिर अगला देखते हैं, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। कि वर्षा में खिले हुए फूल जैसे गुलाब प्रकृति में सुगंध और ताजगी फैला रहे हैं। तो इसका मिलान इससे होगा, ठीक है। फिर अंतिम पंक्तियां, चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर। तो इनका मिलान होगा, हंसों की कतारें प्रकृति की सुंदरता और अनुशासन को दर्शाती है, ठीक है। तो इसका मिलान होगा इससे। तो इस तरह से आपको इन पंक्तियों का मिलान करना है। अब अगला प्रश्न सोच विचार के लिए, कविता को एक बार पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए कि कविता में कौन कौन गीत गा रहे हैं और क्यों। कविता में मालिनी यानी कि बागों की देखभाल करने वाली स्त्रियां और किसान गीत गा रहे हैं क्योंकि वर्षा ऋतु प्रकृति में नई ऊर्जा और खुशी भर देती है, जिससे लोग प्रसन्न होकर गीत गाते हैं। इसके अलावा जो मेंढक हैं वो भी गीत गा रहे थे, है ना। तो आप वो भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, बिजली चमक रही है बादल गरज रहे हैं तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते। तो दी गई दोनों पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। इनमें वर्षा के दो अलग अलग दृश्य दर्शाए गए हैं। इन दोनों में कोई अंतर है कि इन दोनों में क्या कोई अंतर है, क्या कोई संबंध है, अपने विचार लिखिए। तो पहली पंक्ति में देखिए, पहली पंक्ति में वर्षा के प्रारंभिक दृश्य का वर्णन है, ठीक है। जब आकाश में बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं, ठीक है। इस वाली पंक्ति का अर्थ है ये। दूसरी पंक्ति में वर्षा के प्रभाव का दृश्य है, जब तालाबों में रहने वाले जलचर यानी जल जीव जो हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। इस वाले का अर्थ है ये, ठीक है। अब अंतर बताना है हमें कि क्या दोनों में कोई अंतर है। कि पहली पंक्ति वर्षा के आने की घोषणा करती है कि वर्षा आ रही है, ठीक है। जबकि दूसरी पंक्ति वर्षा के परिणाम और प्रभाव को दिखाती है कि वर्षा के बाद जो है क्या परिणाम होता है, क्या प्रभाव वर्षा का धरती पर पड़ता है, वो बताया गया है दूसरी पंक्ति में, ठीक है। और दोनों में संबंध भी दिखाया गया है यहाँ पर कि दोनों पंक्तियां मिलकर यह बताती है कि वर्षा कैसे शुरू होती है और उसका प्रकृति पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो अंतर भी बता दिया गया है इसमें और संबंध भी बता दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है, उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, कविता में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि वर्षा ऋतु एक आनंददायक और सुंदर ऋतु है जो प्रकृति, जीव जंतु और मनुष्यों के जीवन में नई ऊर्जा और प्रसन्नता भर देती है। यह ऋतु हरियाली, गीत, नृत्य, खुशबू और जीवन का स्रोत बनकर आती है। फिर अगला प्रश्न है, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है। इस पंक्ति को पढ़कर एक खिलते हुए गुलाब का सुंदर चित्र मस्तिष्क में बन जाता है। इस पंक्ति का उद्देश्य केवल गुलाब की सुंदरता को बताना है या इसका कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है, ठीक है। कि इस पंक्ति का जो अर्थ है वो केवल ये बताना है कि गुलाब कितना सुंदर है
या इसके अलावा इसका कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है। तो वही हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो हम लिखेंगे नहीं, यह पंक्ति केवल गुलाब की सुंदरता नहीं बताती, बल्कि यह वर्षा के प्रभाव से प्रकृति में आई ताजगी, प्रसन्नता और मधुर वातावरण को भी दर्शाती है। जैसे गुलाब का खिलना और उसकी सुगंध फैलना यह प्रतीक है कि वर्षा ऋतु से प्रकृति में जीवन और सौंदर्य लौट आया है। फिर अगला प्रश्न है, कविता में से उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जिनमें सकारात्मक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एक्टिविटीज का के बारे में बताया गया है। जैसे गीत गाना, नृत्य करना और सुगंध फैलाना। इन गतिविधियों के आधार पर बताइए कि इस कविता का शीर्षक वर्षा बहार क्यों रखा गया है। ठीक है, पहले तो हमें उन पंक्तियों को चुनना है जिसमें सकारात्मक गतिविधियों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, उदाहरण दिया गया है जैसे गीत गाना, नृत्य करना, सुगंध फैलाना। तो वो पंक्तियां हमने यहाँ पर लिखी। सब बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिने अब। और दूसरी पंक्ति लिखी हमने, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, गाते हैं गीत कैसे लेते किसान मनहर। ठीक है, तो ये तो होगी पंक्तियां जिसमें सकारात्मक गतिविधियों का उल्लेख हुआ है। और अब हमें बताना है कि इन गतिविधियों के आधार पर हमें बताना है कि कविता का जो शीर्षक है वर्षा बहार क्यों रखा गया। तो इन गतिविधियों से पता चलता है कि वर्षा ऋतु में चारों ओर संगीत, नृत्य, सुगंध और आनंद छा जाता है। इसलिए कविता का शीर्षक वर्षा बहार यानी कि वर्षा की बहार का क्या अर्थ है, खुशी और सुंदरता से है। ठीक है, इसलिए कविता का शीर्षक वर्षा बहार रखा गया है, जो इस ऋतु की विशेषताओं को सुंदर रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। कविता में कहा गया है कि वर्षा पर सारे संसार की शोभा निर्भर है। वर्षा के अभाव में मानव जीवन और पशु पक्षियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, कि अगर वर्षा ना हो, वर्षा की कमी हो जाए तो मानव जीवन और पशु पक्षियों पर उसका क्या असर पड़ेगा। वर्षा के अभाव में खेत सूख जाते हैं, जिससे अनाज की कमी हो जाती है। पीने के पानी की समस्या बढ़ जाती है। पशु पक्षियों को पानी और भोजन नहीं मिल पाता, जिससे वे परेशान और बीमार हो जाते हैं। तालाब और नदियां सूखने लगती हैं, जिससे जीवन संकट में पड़ जाता है। अगला प्रश्न, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। बिजली चमकना और बादल का गरजना प्राकृतिक घटनाएं हैं। इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर क्या-क्या प्रभाव हो सकता है, तो संकेत भी दिया गया है। आप सकारात्मक और नकारात्मक यानी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभावों के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर है बिजली चमकना और बादल गरजना वर्षा के आने का संकेत देते हैं कि वर्षा आने वाली है, जिससे किसान जो है खुश हो जाते हैं। ठीक है, परंतु कभी कभी बिजली गिरने से जान माल का नुकसान भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। गरज और चमक से छोटे बच्चे और जानवर डर जाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि बिजली चमकना और बादल गरजना जो है वर्षा के आने का संकेत देते हैं। ठीक है, कि बारिश आने वाली है, जिससे सभी प्राणी जो हैं खुश हो जाते हैं। अगर गर्मी के मौसम में बारिश होती है तो सभी प्राणी, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो, वो सभी खुश हो जाते हैं। ठीक है, कि बारिश आने वाली है, गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन जब बारिश अधिक हो जाए, ज्यादा मात्रा में हो जाए, तो उससे नुकसान भी हो सकता है, जैसे बाढ़ की नौबत आ जाती है कई जगह। ठीक है, तो कहने का अर्थ है यहाँ पर दोनों ही प्रभाव बताए गए हैं, अच्छे भी और बुरे भी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है,
करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए वर्षा आने पर पक्षियों और जीवों की खुशी का वर्णन कीजिए। वे अपनी प्रसन्नता कैसे व्यक्त करते होंगे, कि वो अपनी खुशी कैसे व्यक्त करते होंगे जब बारिश आती है। ठीक है, तो उत्तर है वर्षा आने पर पक्षी और जीव बहुत खुश होते हैं। मोर अपने पंख फैलाकर नाचते हैं, मेंढक अपनी मधुर आवाज में गीत गाते हैं और सारे जंगल में आनंद का माहौल बन जाता है। वे अपनी खुशी नृत्य, गीत और खुश मिजाज व्यवहार से प्रकट करते हैं। अब अगला प्रश्न, आपकी रचनाएं। कविता में वर्णन है कि मोर नृत्य कर रहे हैं और मेंढक सुगीत गा रहे हैं। इस दृश्य को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। बारिश के मौसम में जंगल बहुत खुशहाल लग रहा है। मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर झूमते हुए नाच रहे हैं। तालाब के पास मेंढक अपनी मीठी आवाज में गीत गा रहे हैं। यह दृश्य बहुत आनंदमय और जीवंत है। अब अगला प्रश्न, वर्षा से जुड़ी किसी प्राचीन कथा या लोक कथा को इस कविता से जोड़कर एक कहानी तैयार कीजिए। तो उत्तर है, बहुत समय पहले एक गांव में सूखे की स्थिति आ गई थी, यानी वर्षा की कमी के कारण सूखे की स्थिति हो गई थी। गांव वाले परेशान थे। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, यानी जो बुजुर्ग यानी बड़ा व्यक्ति होता है, उसने कहा कि अगर सब मिलकर वर्षा के देवता की पूजा करें तो जरूर बारिश होगी। गांव वालों ने मिलकर पूजा की। जल्द ही घने बादल आए और बारिश होने लगी। इससे खेतों में हरियाली छा गई और लोग खुशहाल हो गए। यह कहानी हमें एकता और विश्वास का महत्व सिखाती है। अब अगला प्रश्न, इस कविता से प्रेरणा लेकर एक चित्र बनाइए। उसमें आपने क्या क्या बनाया है और क्यों? मैंने एक चित्र बनाया जिसमें घने बादल, बारिश, झरना, नाचते मोर, गाते मेंढक और खुशहाल किसान दिखाए हैं। इस चित्र में मैंने वर्षा की ताजगी, प्रकृति की सुंदरता और जीवन में खुशियों को दर्शाया है, क्योंकि बारिश से सबको जीवन मिलता है और सब जीव खुश होते हैं। अब अगला प्रश्न है, शब्द से जुड़े शब्द। अपने समूह में चर्चा करके वर्षा से जुड़े शब्द नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। तो यहाँ पर हमें शब्द दिया गया है वर्षा, ठीक है, तो उससे जुड़े शब्द हमें लिखने हैं। जैसे एक उदाहरण हमें दिया गया है उत्साह, तो वर्षा से जुड़े शब्द और कौन से हो सकते हैं, वही हमें लिखने हैं। बादल, ठीक है, और हरियाली, कि जब वर्षा होती है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है, ठीक है। झरने, ठंडी हवा और नृत्य, तालाब। तो ये सभी क्या है, वर्षा से जुड़े शब्द हैं। अब अगला प्रश्न है, कविता की रचना। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए, यानी कि इस शब्द पर हमें ध्यान देना है। वर्षा एक ऋतु का नाम है। बहार वसंत का दूसरा नाम है। यहाँ वर्षा और बहार को एक साथ दिया गया है, जिससे वर्षा ऋतु की सुंदरता को स्पष्ट किया जा सके। इस कविता में ऐसी ही अन्य विशेषताएं छिपी हैं, जैसे कविता की कुछ पंक्तियां सरल वाक्य के रूप में ही हैं, तो कुछ में वाक्य संरचना सरल नहीं है। अपने समूह के साथ मिलकर इस कविता की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो इस कविता की विशेषताओं की हमें सूची बनानी है और वही हमें यहाँ पर लिखनी है। पहली विशेषता, ऋतु की सुंदरता का वर्णन, ठीक है, कि कविता में वर्षा ऋतु की ताजगी, ठंडक और प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर चित्रण किया गया है। फिर दूसरी है रस और भावनाएं।
कविता में आनंद, उत्साह, प्रसन्नता और प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना प्रमुख है। फिर तीसरी विशेषता सजीव चित्रण। पक्षियों, जलचर जीवों, पेड़ों, फूलों और हवा का जीवंत वर्णन मिलता है। फिर अगली विशेषता प्राकृतिक ध्वनियों का उल्लेख। बिजली चमकना, बादल गरजना, मेंढकों के गीत, मोर का नृत्य आदि से कविता में ध्वनि प्रभाव भी है। फिर अगली विशेषता मानव और प्रकृति का मेल। किसान, माली, पक्षी और जीव सब मिलकर वर्षा की खुशी मनाते हैं। तो ये सभी क्या है, इस कविता की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न कविता का सौंदर्य। नीचे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी करके देखिए। जो शब्द उस पंक्ति में जच रहे हैं उन पर घेरा बनाइए। जैसे दिया गया है, डैश बहार सबके मन को लुभा रही है। तो इसमें से कौन सा सबसे सही है, सबसे अच्छा जच रहा है, वही हमें लिखना है। बारिश, बरसात, बरखा या वृष्टि। ठीक है, तो बरखा बहार सबसे अच्छा लग रहा है, तो लिखेंगे आप बरखा बहार, कि बरखा बहार सबके मन को लुभा रही है। ठीक है, और अगला देखते हैं, डैश में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। आकाश, गगन, अंबर या व्योम। तो आकाश लिख लीजिए, ये जच रहा है। आकाश में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। फिर बिजली चमक रही है, डैश गरज रहे हैं। मेघ, जलधर, घन या जल। तो मेघ, मेघ सबसे सही लग रहा है। मेघ गरज रहे हैं। डैश बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। तो जल, नीर, सलिल, तोय, इनमें से जल वह बरस रहा है। ठीक है, तो ये मुझे ज्यादा जच रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये शब्द चुने। अगर आपको बाकी शब्दों में से कोई और ज्यादा अच्छा लग रहा है तो वो आप लिख सकते हैं। अब अपने समूह में विमर्श करके पता लगाइए कि कौन से शब्द रिक्त स्थानों में सबसे अधिक साथियों को जच रहे हैं और क्यों। अधिकतर साथियों ने बरखा, आकाश, मेघ और जल शब्दों को चुना क्योंकि ये शब्द कविता के भाव और संदर्भ के लिए सहज, स्पष्ट और अर्थपूर्ण हैं। ये शब्द प्राकृतिक दृश्यों को सही ढंग से व्यक्त करते हैं और कविता की छवि को जीवंत बनाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।